हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी ये वीडियो एसी कोर्स की 28वें दिन की वीडियो है और आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम विंडो एसी में गैस चार्ज करना सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो बिल्कुल शून्य तक है, मतलब कुछ भी नहीं जानता है, वो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक यदि देखता है तो वो भी विंडो एसी के अंदर गैस चार्ज करने की सभी विधियों को सीख पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक विंडो एसी का पूरा सिस्टम बना करके रखा है और यहाँ पर लिखा है कि विंडो एसी में गैस चार्ज करने की विधि। जो विंडो एसी के अंदर गैस चार्ज की जाती है तो टोटल उसमें 5 कार्य किए जाते हैं और ये सारी चीज़ें आपको किताब में मिलेगी। ऐसे टेक्नीशियन जो है कि आपको ये नहीं बताएगा कि 5 चीज़ें करनी पड़ती है। आपको ज़रूरत के अनुसार, मैं भी बताऊंगा इसी वीडियो में कि ज़रूरत के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फ्रिज में भी होता है गैस चार्जिंग या एसी में होता है, चाहे किसी भी चीज़ में गैस चार्जिंग कीजिएगा तो किताब के अनुसार टोटल 5 क्रियाएं करनी पड़ती है। लेकिन टेक्नीशियन के अनुसार, जो फील्ड में काम करते हैं, उनके अनुसार जो है कि प्रमुख 2 काम होते हैं जिनको करना बिल्कुल ही अनिवार्य होते हैं। वे सब क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि आपको वीडियो देखने में ही समझ में आएगा। आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट्स हो सके तो इस वीडियो का ज़रूर बनाइएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। यहाँ पर देखिए, ये हमने पूरा एक विंडो एसी का पूरा सिस्टम बना करके रखा है। यहाँ पर ये जो है कंप्रेसर है और कंप्रेसर के सर के ऊपर से जो निकला हुआ लाइन है इसको डीएल लाइन कहते हैं। थोड़ा सा हम इसको लिख भी देते हैं, ये DL है, मतलब डिस्चार्ज लाइन है। और इसके इस साइड ये वाला भाग को एक्यूमुलेटर बोला जाता है, इसके ऊपर ही इसको हम बोलते हैं सक्शन लाइन ही, SL। तो पूरे जो एसी का कंप्रेसर होता है उसमें 2 ही लाइनें होती हैं। ज़्यादातर रोटरी कंप्रेसर इस्तेमाल किए जाते हैं और ये रोटरी कंप्रेसर ही है। तो रोटरी कंप्रेसर में ये 2 लाइनें होती हैं, एक SL एक DL। तो SL खींचता है, DL जो है कि बाहर की तरफ निकालता है। ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको पूरा जो है कि हम शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ अभी बताते हुए आ रहे हैं। लेकिन तब भी हम एक बार ये पूरे सभी भागों का परिचय करा दें। एक कंप्रेसर है, ये आपका कंडेंसर है जो कि गर्मी को बाहर निकालता है। जो रेफ्रिजरेंट होती है उसकी उष्मा को बाहर निकाल करके वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव में बदलता है। यहाँ पर ये फिल्टर है, फिल्टर में द्रव रेफ्रिजरेंट को छाना जाता है, उसके बाद कैपिलरी में भेजा जाता है। कैपिलरी की संख्या 1 2 3 तक हो सकती है, 4 तक भी हो सकती है। एवापोरेटर के सर्किट के अनुसार, एवापोरेटर यदि चौड़ा लंबा है, इसमें कई सर्किट है। ये सर्किट के बारे में एक वीडियो में मैंने बताया था। यदि आप लोग वीडियो सीरीज देख रहे हैं 1 बाय 1 करके तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। हमने सिर्फ इसमें सिंगल वाला व्यवस्था बनाया हुआ है। ये कैपिलरी है, कैपिलरी का काम क्या होता है, प्रेशर को कम करता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है द्रव रेफ्रिजरेंट यहाँ आता है और वहीं से कूलिंग स्टार्ट हो जाता है और ये पूरा एवापोरेटर हमारा क्या होता है, ठंडा होने लग जाता है। उसके बाद यहाँ से जो है कि जब ये ठंडा होगा तो कमरे की हवा को ये ब्लोअर क्या करता है, खींचता है, उसको ठंडा करता है, फिर वापस कमरे में भेजता है, जिससे गर्मी को लेकर के जो द्रव रेफ्रिजरेंट होता है वेपर में बनता है और यहाँ से होकर के वाष्प, फिर से वेपर या वाष्प कह लीजिए, वो सीधे चला आता है कंप्रेसर में। एक्यूमुलेटर क्या काम करता है, तो एक्यूमुलेटर का काम होता है जो इधर से वेपर आ रहा है उसके साथ यदि लिक्विड आ जाए तो उस लिक्विड को रोक करके तुरंत वेपर में बदलना इसका काम होता है और वेपर करके फिर से इसको कंप्रेसर में भेजना होता है और कंप्रेसर यही प्रक्रिया बार बार दोहराती रहती है। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता चुके हैं। थोड़ा सा टाइम इस पे वेस्ट हमने कर दिया क्योंकि यदि कोई नया होगा तो भी वो बिल्कुल इस वीडियो को देख करके ही विंडो एसी में गैस चार्ज करना सीख जाएगा। उसके बाद इस सक्शन वाले लाइन के बीच में एक लाइन निकली होगी, इस तरीके की पाइप निकली रहती है क्योंकि कंपनी भी किसी न किसी रास्ते से इसमें गैस भरी रहती है और
और वह रास्ता इसी सक्शन लाइन में से ही बनाया गया होता है। यदि यह रास्ता पिंच किया गया है, मतलब पहले से यदि किसी ने टेक्नीशियन ने इसमें गैस नहीं भरा है तो क्या होता है कि ये पिंच किया गया होगा, तो वहाँ पर उसको आप काट करके ये लगा सकते हैं। ये एनआरबी होता है, एनआरबी लगा दीजिए ताकि आपको आराम से पाइप कस करके गैस उस भरने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जो है कि ये पूरे भागों का परिचय, ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया। यही जो लाइन है इसी के द्वारा हमको गैस इसके अंदर भरना है। लेकिन गैस भरने से पहले ये 5 काम होते हैं किताब के अनुसार। किताब में लिखा गया है कि ये 5 काम करना जो है कि ज़रूरी होता है। लेकिन हम बताएंगे, जब आप पूरा सीख लीजिएगा तो बताएंगे कि यदि आप टेक्नीशियन हैं तो फील्ड में आपको कौन सा काम करना ज़रूरी है, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला काम है फ्लश करना। फ्लश करने का मतलब होता है पाइपों के भीतर की जो गंदगी होती है, कंडेंसर के अंदर बहुत सारे पाइप होते हैं, 100-150 फीट तक लंबा जो है कि पाइप होता है। इसमें भी 100 फीट या 80 फीट या 100 फीट के आसपास इसके अंदर भी लंबी पाइपें होती है। तो पाइपों में यदि कचरा भर जाता है तो उनको साफ सफाई करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, फ्लश करना कहलाता है। तो फ्लश करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले एसएल लाइन को यहाँ से छुड़ा लिया जाता है। वेल्डिंग गन से छुड़ा लीजिए या काट दीजिए, यहीं से इसको भी, फिल्टर को भी हटा दीजिए और उसके बाद जो है इस कंप्रेसर को चालू कीजिए। फ्लश करने की प्रक्रिया में पहले हम कंडेंसर को फ्लश करेंगे, उसके बाद एवापोरेटर को फ्लश करेंगे। तो अब इसी कंप्रेसर से हम सारा काम कर सकते हैं। तो कैसे किया जाएगा वो देखिएगा। जैसे ये कंप्रेसर को चालू करेंगे, ये वाली लाइन क्या हो गई है, खुल गई है। इधर से हवा जो है कि यहाँ पर ये खुला लाइन है, तो बाहरी वातावरण का जो हवा है यहाँ से खींच करके इसके अंदर जाएगा और यहाँ से होता हुआ इस पूरे कंडेंसर में भरेगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर अंगूठा लगा के दबा के रखना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अंगूठा लगा के रखिएगा और इसमें जो है कि बहुत तेज से प्रेशर बनेगा और अंगूठा आपका 20 से 30 सेकेंड जो है कि आप इसको रोक सकते हैं महज। उसके बाद जो है कि आपका अंगूठा यहाँ से हटने लगेगा, क्योंकि प्रेशर इतना अधिक हो जाएगा कि आपका अंगूठा उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको झटके से अंगूठे को हटाना है। जैसे इसके अंदर जो हवा भरा रहेगा, हवा इसके अंदर से कचड़े को ले करके बाहर के तरफ निकल जाता है। ये प्रक्रिया कई बार करना है, तब तक करना है, मतलब अंगूठे से बंद करके रखिए, प्रेशर बनने पर हटाइए। और ये प्रक्रिया कई बार करना है, तब तक करना है जब तक कि यहाँ से कचरा निकलना बंद ना हो जाए। हो सके तो इसके अंदर कचरा नहीं रहेगा तो पहले ही बार में ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कचरा नहीं है और जो है कि ये प्रक्रिया आपका पूर्ण हो गया। उसको करते समय आप यदि चाहते हैं तो इसको, सिस्टम को हल्का, जो आपका वेल्डिंग गन होता है उसको बहुत हल्का सा गर्म कर, मतलब उसका लो जो है जला लीजिए और फ्लेम को लो फ्लेम पर करके इसके पाइपों को, कंडेंसर की जो भी पाइपें होती हैं उनको गर्म कीजिए, ताकि यदि उसके अंदर पाइप के भीतरी सतह पर भी यदि कुछ कचरा जमा होगा तो वो भी पिघल करके पाइप में आ जाएगा और वो भी प्रेशर से क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से आखिरी बार जब आप इसको हटाते हैं तो देख लीजिए हाथ लगा करके या कागज लगा करके कि इसके अंदर से कचरा तो नहीं ना निकल रहा है। यदि इसके अंदर कचरा निकल रहा है तो और अभी फ्लश करने की जरूरत है। यदि नहीं निकल रहा है तो समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से ठीक हो गया, साफ हो गया और ये कंडेंसर हमारा बिल्कुल फिट हो गया। जब कंडेंसर फ्लश हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये फिल्टर जो है इसी पर वापस जैसे था वैसे ही जोड़ देना है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर को नया चेंज कर सकते हैं। यदि आपका एसी 2 सीजन या 3 सीजन पुराना चल चुका है, मतलब 2 साल 3 साल पुराना चल चुका है और ऐसी स्थिति में यदि आप फ्लश कर रहे हैं तो फ्लश कब किया जाता है, जब पाइपों में कचरा भर जाता है तब करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये फिल्टर क्या करना है, चेंज कर देना है। लास्ट में मैं बताऊंगा सब कुछ कि कब आपको ये काम करना चाहिए, कब ये काम करना चाहिए, कब ये करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें लास्ट में आप देखिएगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो ये फिल्टर क्या हो सकता है, आप नया बदल दीजिए और कैपिलरी सेम रहने दीजिए, क्योंकि जो भी गंदगी होती है फिल्टर क्या करता है, उसको रोक लेता है। ये गंदगी जो है कैपिलरी के अंदर नहीं जा पाती है और
अब जो है हम एवापोरेटर को फ्लश करेंगे। एवापोरेटर को फ्लश करने के लिए अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। तो ये भी ये कंप्रेसर चालू है, तो यहाँ से ये हवा को खींच रहा है, इधर से ये भेज रहा है, पूरा कंडेंसर में ऐसे जाएगा, कैपिलरी से होते हुए, एवापोरेटर से होते हुए ये यहाँ से अब निकलेगा। लेकिन इसको भी क्या करना है, निकलने नहीं देना है। किसी का भी अभी भी दिमाग काम किया होगा कि यहाँ से पाइप हमने लगाया तो यहाँ से भी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक पिन वाल्व लगा दिया है। मोटरसाइकिल का जो देखे है ना ट्यूब, जिसमें पिन होता है जिसको दबाने से हवा निकलती है, वही वाला पिन जो है कि इसी के अंदर लगाया गया होता है, जिससे ये रास्ता बंद होता है। तो इधर से जो है एयर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब हम पिन दबाएंगे तब इधर से एयर निकलेगा। पिन जो है कि नॉर्मली अपने स्थान से बाहर के तरफ निकला रहता है, तो यहाँ से हवा नहीं निकलेगा, सभी हवा जो है कि यहाँ से आएगा। और इसको क्या करना है, आपको अंगूठे से बंद करना है। सॉरी, इस तरीके से आप बंद कर दीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि पूरे सिस्टम में हवा भरेगा। ये तो पूरा साफ हो ही चुका है, हमने इसको बदल दिया है, इसमें गंदगी होती नहीं है। यदि गंदगी है तो इसको भी साफ करना पड़ता है या फिर इसको भी बदल दिया जाता है। आसान है कैपिलरी बदलना। फ्रिज में थोड़ा कैपिलरी बदलना मुश्किल होता है, लेकिन एसी में कैपिलरी आसानी से बदला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इसको भी बदल सकते हैं। और उसके बाद आप इसको फ्लशिंग कीजिए। यहाँ से केवल हो सकता है तो ऑयल निकलेगा, और यदि कोई गंदगी होगी वो भी यहाँ से क्या होगा, कचरा वगैरह निकल जाएगा। सॉरी। तो इस तरीके से ये भी बार बार करना है। यहाँ पर दबाना है अंगूठे से, जब प्रेशर बन जाए तो हटाना है, झटके से हटाना है। यहाँ से जो भी प्रेशर में जो भी कचरा होगा वो यहाँ से निकलता हुआ समझ में आएगा, निकल जाएगा। यदि लास्ट बार में यदि नहीं निकला तो समझ जाइएगा कि ये पूरा सिस्टम अब क्या हो गया, फ्लश हो चुका है। तो ये पहली प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो गई। और वैसी स्थिति में जैसे ही पहली प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यहाँ पर तुरंत जो है हम इसको वेल्ड कर देते हैं। मतलब जब भी ये फ्लश का कार्य हो जाता है, उसके बाद इसको पूरी तरह से वेल्ड करके फिट कर दिया जाता है। अब आप देखिए पूरा सिस्टम पहले के जैसा कंप्लीट हो गया है। अब फिर एक हमको यही लाइन मिल रही है जिसके द्वारा हम इसमें गैस भर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो भी काम करना है किया जा सकता है। अब जो है दूसरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, लीकेज चेक करना। लीकेज चेक करने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। हम अभी वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद कुछ देर में ही वापस यहाँ पर कुछ चित्र होगा बना करके वापस फिर से लौटते हैं, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हमने इस विंडो एसी में फ्लश करना सीखा है। अब हम इसके दूसरे प्रक्रिया को सीखेंगे, और उसके लिए हमने ये सारा सिस्टम इसके अंदर लगाया हुआ है। और ये दूसरी प्रक्रिया है क्या, लीकेज चेक करना। कहने का अर्थ ये है कि यदि आप सिस्टम में, मतलब कि इस पाइपों में, पूरे सिस्टम में गए, जो विंडो एसी का ये पूरा पाइपिंग सिस्टम है, इसमें गैस भरते हैं, तो उससे पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि कहीं से उसमें लीकेज तो नहीं ना है। यदि कहीं से उसके अंदर लीकेज पाया जाता है तो जो गैस आप उसके अंदर डालेंगे वह लीक करके बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए गैस को भरने से पहले लीकेज का काम, लीकेज चेक करने का काम कर लिया जाता है। जिस तरीके से मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो, चाहे कोई भी बड़ा गाड़ी हो, उसके ट्यूब में हवा भर के पानी में डाल करके या फिर किसी भी तरह से उसका पंचर चेक किया जाता है, उसी तरीके से हम भी इस पूरे पाइपिंग सिस्टम में क्या करेंगे, हवा भरेंगे। हवा भरने के लिए एक हमको चाहिए पंप। पंप मतलब एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम हवा को इस सिस्टम के अंदर भर सके, बाहरी हवा को खींच करके इस सिस्टम के अंदर भर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया है पंप के लिए क्या चीज़, वर्कशॉप कंप्रेसर। अब ये क्या चीज़ होता है, तो ये ओरिजिनल में हम आपको सीधा सीधा दिखा देते हैं। यहाँ पर
ये रहा वर्कशॉप कंप्रेसर। आप इसको देख सकते हैं, इसमें ये दो सिरे हैं, एक ये है ये वाला और एक इधर वाला है। इसमें एक पतला पाइप है, ये जो है इसको डिस्चार्ज बोलते हैं, और ये वाला जो होता है इसको सक्शन बोला जाता है। ये पूरा फ्रिज का ही कंप्रेसर होता है। इधर के तरफ एक और पाइप होती है जिसको हमने पिंच करके बंद कर दिया है। ये चीज़ आपको भी करना पड़ेगा यदि आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, आगे भविष्य में काम करना चाहते हैं, तो ऐसा वर्कशॉप कंप्रेसर आपको बनाना पड़ेगा। और सामने के तरफ ये NRB जो होते हैं, जो चूड़ी वाले वाल्व होते हैं, उनको लगाना पड़ेगा। और लगाने के बाद जो है कि ये आपका वर्कशॉप कंप्रेसर तैयार हो जाता है। जो अभी हमने दो लाइनें दिखाया है उसमें यही दोनों लाइनें हैं। एक को SL बोला जाता है, एक को DL बोला जाता है। SL मतलब हवा खींचने वाली लाइन, DL मतलब हवा निकालने वाली लाइन। तो अभी हमको इसमें क्या करना है, हवा भरना है। तो जो हवा निकाल रहा है ये कंप्रेसर, उस वाले लाइन से हम इस पाइप को जोड़ेंगे। अब थोड़ा सा इस वाल्व के बारे में भी आपको सीखना होगा। इस वाल्व को मैनीफोल्ड वाल्व कहते हैं। ये वाल्व भी हमारे पास है, इसको भी आपको दिखा देते हैं। ये रहा मैनीफोल्ड वाल्व। मैनीफोल्ड वाल्व में ये दो गेज होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये गेज है, एक ये गेज है। आप अपने अनुसार यहाँ पर दोनों गेज किसी भी रेंज के लगा सकते हैं। ये हमने 800 रेंज का लगाया हुआ है, और ये जो है 500 रेंज, सॉरी 500 नहीं है, 250 रेंज का लगाया हुआ है। तो इस तरीके से या तो आप 800, 250 या 800, 500 जो भी आपको ज़रूरत हो उस तरीके का आप लगा सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, AC के लिए हमेशा 500 से ऊपर वाले रेंज या 500 रेंज तक के जो गेज होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन जो फ्रिज होता है उसके लिए 250 से नीचे वाले रेंज वाले जो गेज होते हैं वो काम करते हैं। तो ये हमेशा जो है कि फ्रिज में गैस चार्ज करने के लिए काम में आएगा। फ्रिज हो गया या डीप फ्रीजर हो गया, वाटर कूलर हो गया, मतलब छोटे आकार के जो सिस्टम होते हैं उनमें जो गैस चार्ज करना होता है उसके लिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं। और यदि आपको AC वगैरह में चार्ज करना है तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। या तो ये 500 वाला रखिए या फिर 800 वाला रखिए। अब थोड़ा सा इसके दोनों साइड में ये वाल्व होते हैं। ये हैंडल जो दिख रहा है ना, इधर के तरफ भी था, अभी कल ही परसों में ये हैंडल टूट गया है। तो हैंडल को जब आप ये घुमाइएगा, घुमा करके या तो आप इसको खोल सकते हैं या फिर इसको बंद किया जा सकता है। जब आप खोलते हैं तो क्या होता है, ये बीच वाली लाइन जो होती है, बीच वाली लाइन कॉमन कहलाती है। ये वाली लाइन या तो इधर जा सकती है या फिर इधर आ सकती है। मतलब ये वाला वाल्व जब खुलेगा तो बीच वाली लाइन इधर आएगी, यदि ये वाला वाल्व खुलेगा तो ये बीच वाली लाइन इधर के तरफ जाएगी, मतलब ये वाले गेज से संपर्क करेगी। जैसे जो गेज आपको इस्तेमाल करना हो वही गेज के तरफ का जो ये वाल्व है खोलना चाहिए। यदि हमको ये इस्तेमाल करना है तो ये वाले गेज का इस्तेमाल करने के लिए हमको ये वाली पाइप को भी इधर जोड़ना पड़ेगा। बीच वाली पाइप अपने जगह पर रहेगी। इसको देखिए, डीजे बज रहा है, डीजे वाले थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा बाहर का, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ उन सबों से। दो मिनट इंतज़ार कीजिए, जब ये डीजे वाले चले जाते हैं तब हम आगे जो है कि आपको वीडियो बताते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में बात कर रहा था, तब तक डीजे वाले आ गए हैं। जो लक्ष्मी और गणेश पूजा रखा गया था दीपावली में, उनका विसर्जन है, इस वजह से ये डीजे वाले अगल बगल से आते जाते रहते हैं, दिक्कत हो रहा है, मैनेज कीजिएगा। चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये वाले गेज का हमको इस्तेमाल करना है, हाई प्रेशर गेज का इस्तेमाल करना है। तो ये जो दो पाइपें हैं, एक तो बीच में रहेगी ही, जैसे ये बीच में है वो बीच में रहेगी ही। एक जिस गेज का इस्तेमाल करना है उस गेज के सीध में जो लाइन है उधर के तरफ आपको कसना पड़ेगा। अब जो है, यदि आप ये वाला वाल्व खोलते हैं
तो ये वाली लाइन इस वाले लाइन से कनेक्ट कर जाती है। मतलब कि इधर से यदि कोई हवा आएगा तो वो हवा यहाँ से निकलता हुआ इधर के तरफ निकल जाएगा। ये क्लियर हो गया। लेकिन ये वाली जो लाइन होती है, मतलब गेज वाली लाइन और ये लाइन मतलब ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन आपस में सीधे सीधे कनेक्ट होती है। इसको कभी भी बंद नहीं किया जा सकता है। यदि हम इसको यहाँ से बंद भी कर रहे हैं तब भी ये जो है कि इससे कनेक्ट रहेगा, बंद नहीं रहेगा। और गेज के सीध में जो लाइन होती है वो सीधे ही सिस्टम से जोड़ी जाती है। जैसे ये गेज के सीध में जो लाइन है वो सीधे ही गेज जो सिस्टम है हमारा, जो पूरा विंडो एसी का सिस्टम है जहाँ पर गैस चार्ज करना है उसमें जोड़ना होता है। तो इधर NRV लगा हुआ है। NRV मतलब नॉन रिटर्न वाल्व होता है। वो चीज़ अभी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अभी है नहीं मेरे पास। उसमें एक पिन होता है, उस पिन को देखिए, यही इसके अंदर ये पाइप होता है। इस पाइप में भी एक छोटा सा पिन होता है, देख सकते हैं आप। फोकस कर रहा होगा कैमरा, तो यहाँ पर बीच में देखिएगा एक पिन होगा। ये पिन जैसे हम कसते हैं तो उस पिन को क्या करता है, सीधे सीधे दबा देता है और ये रास्ता क्या होता है, खुल जाता है। अब इस चित्र के अनुसार हमने क्या किया है, ये वाले लाइन को, मतलब ये बीच वाले लाइन को कंप्रेसर के DL से जोड़ दिया है और ये गेज वाली जो लाइन है इसको हमने क्या कर दिया, सिस्टम से जोड़ दिया है। अब ये वाला कंप्रेसर ऑन है और ये कंप्रेसर ऑफ है। मतलब अलग से यदि कुछ भी आप लगा करके, पंप लगा के इसमें हवा भर रहे हैं, खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उस समय ये हमारा सिस्टम का जो कंप्रेसर होता है वो बंद होना चाहिए। अब देखिए ये चीज़ जो है कि इस तरीके से जैसे आप लगा देंगे, कंप्रेसर जैसे चालू करेंगे, यहाँ से बाहरी हवा को ये क्या करता है, खींचता है। अब बाहरी हवा जैसे ये खींचेगा, ये यहाँ से होता हुआ प्रेशर में ये क्या करता है, निकालता है, भेजता है इधर के तरफ। ये वाला रास्ता बंद होता है, मतलब हवा जो है आपका इधर के तरफ नहीं जाता है, ये बंद रहेगा और ये रहेगा खुला। जब ये खुला रहता है तो ये पाइप से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है और ये तो वैसे भी कनेक्ट रहती है। ये वाला वाल्व सिर्फ इस रास्ते को बंद कर सकता है या फिर इसको खोल सकता है। अभी ये वाला जो बंद है तो ये पूरा रास्ता बंद है, मतलब इधर से जो ये एयर आ रहा है वो यहाँ से होता हुआ ये पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है, भरा रहा है। जैसे ट्यूब होता है ना, हवा भरा जाता है जिससे पंचर चेक करते हैं, वैसा ही समझ लीजिए कि इसके अंदर अभी क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। हवा भरेंगे तो ये जो सुई होती है पहले तो शून्य पे रहेगी। आप इसमें देख सकते हैं ये जो हमारा गेज है हाई प्रेशर का 800 रेंज का है, हमने बना दिया है यहाँ पर 500 रेंज वाला। 500 वाला रहेगा तो बढ़िया काम करेगा। देखिए ये 800 रेंज वाला है तो यहाँ पर पहले जो सुई है कहाँ पर है, शून्य पर है। अब जैसे जैसे इधर से हवा भरता जाएगा, ये शून्य से सुई ऊपर बढ़ती जाएगी। हमको 200 पाउंड तक हवा भरना है। जैसे ही आप 200 पाउंड तक हवा इस पूरे सिस्टम में भर देते हैं, तुरंत आप इसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आप बंद करके, मतलब यहाँ पर ये भी बंद, यहाँ ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये कंप्रेसर को भी क्या करना है, तुरंत ऑफ करना है। कहने का मतलब पहले ये वाल्व बंद होगा, उसके बाद कंप्रेसर बंद हो जाएगा। अब आप चाहें तो कंप्रेसर को यहाँ से खोल के हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, अब क्या है, पूरे सिस्टम में 200 पाउंड का प्रेशर है, जो कि यहाँ से ये रास्ता बंद हो जाने के कारण भी फिर भी ये क्या हो रहा है, इस पर दबाव बना हुआ है और ये सुई लगातार 200 पर बनी हुई है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ देर रोक करके देख लिया जाए तो ये सुई जो है जहाँ की तहाँ रहनी चाहिए। जैसे 200 पर आपने रखा है ये सुई, तो 200 पर ही होनी चाहिए। यदि वापस आ रही है तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं लीकेज है। लेकिन कहाँ लीकेज है, इस चीज़ को चेक करने के लिए जैसे ये सुई आपका 200 पर पहुंचती, आपको क्या करना है, एक झाग बनाना है। मतलब एक बर्तन में शैम्पू का झाग बना लीजिए, सर्फ का झाग बना लीजिए, साबुन का झाग, किसी भी चीज़ का झाग बनाइए और सूती कपड़ा ले लीजिए या स्पंज ले लीजिए, उसको क्या कीजिए, झाग में लगाइए और इसके जो पाइप है जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ वहाँ झाग को लगा दीजिए। यदि जहाँ पर जोड़ होगा, यदि लीकेज है वहाँ से, तो वहाँ से बुलबुले निकलते हुए समझ में आएंगे और जहाँ से भी आपको बुलबुले निकल रहे हैं, समझ में आ रहा है, उस जगह पर आपको क्या करना है, निशान लगा देना है।
जैसा ही आप उसको निशान लगा दीजिएगा, अब क्या करना, मान लेते हैं कि यहाँ से लीकेज है, निशान लगा करके इस जगह आपको क्या करना है, यहाँ से पहले एयर को पूरी तरह से निकाल देना। एयर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या लग रहा है आपको, ये पाइप या तो खुला होगा या तो इसी में लगा रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले ओपन कीजिए, मतलब ये वाला वाल्व को ओपन कीजिए और ये वाल्व को भी ओपन कर दीजिए। जो भी एयर इसमें रहेगा वो क्या होगा, यहाँ से होकर के इधर जाएगा, इधर से नहीं निकल पाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से क्या होता है, हवा इसमें से पूरा निकाल करके जहां पर भी आपको लीकेज मिले उसको सही कर लीजिए। या फिर हो सकता है यदि आपने वेल्डिंग सही किया है, वेल्डिंग यदि बेहतर तरीके से करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, तो सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई लीकेज नहीं हो सकता है। आप चाह करके भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं से भी आपको लीकेज नहीं समझ में आएगा। सिस्टम में कभी लीकेज होता ही नहीं है। यदि दिक्कत इवापोरेटर के अंदर से आ गई या कंडेंसर के अंदर से लीकेज हो गया तो उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडेंसर के दोनों पाइपों को यहाँ फिल्टर से और यहाँ से अलग करके एक साइड पर ये एनआरबी वाला जो पिन वाला वाल्व है वो लगा दीजिए, दूसरे साइड को बंद करके इसमें हवा भरिए, बस अकेला इसी के अंदर हवा भरिए। जैसे मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा कंडेंसर है, इसमें दो पाइपें हैं, तो एक पाइप को यहाँ से पिंच करके दबा दीजिए और एक पाइप को यहाँ पर एनआरबी वाला वाल्व लगा, मतलब चूड़ी वाला, ताकि ये वाले पाइप को आप यहाँ पर कस सकें और इसमें हवा भर के इसको डायरेक्ट क्या करना है, पानी में डुबा देना है। यदि आप कहीं से लीकेज इसके अंदर से होगा तो कहीं से न कहीं से लीक आपको समझ में आ जाएगा, बुलबुले निकलने लग जाएंगे। पूरे सिस्टम को तो आप पानी में नहीं डुबा सकते, लेकिन एक एक करके जो बाहरी पाइप है उनका जोड़ तो चेक हो सकता है, लेकिन इनके अंदर फिन्स होता है, मतलब जालीदार भाग होते हैं, तो उसमें आपको जो लीकेज है चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको निकाल करके आप डायरेक्ट पानी में डुबा दीजिए, हवा को भर करके 200 पाउंड इसमें भी भरिए, सेम उसी तरीके से इसको भी भर के लीकेज चेक करके आप फिर से वापस, यदि ठीक है तो लगा दीजिए, खराब है तो वहाँ बदल करके लगा दीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है, लीकेज टेस्टिंग का काम होता है। एक बात और समझिए, जो भी लीकेज चेक करने के लिए हमने हवा भरा है, बहुत क्या करना, हमने क्या किया है, बाहर की हवा को खींच करके इसमें भरा है। यदि नमी वाला मौसम है, मतलब कि बरसात का मौसम हो गया, चाहे सर्दी का मौसम हो गया, ऐसे मौसम में यदि आप इसका लीकेज चेक करना चाहते हैं तो ये बाहरी हवा को खींच करके अंदर भरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। उस समय आपको मॉइस्चर चोक का सामना करना पड़ेगा। मॉइस्चर चोक क्या होता है, बाहर की हवा अंदर यदि घुस जाती है, खींचने से भी नहीं निकल पाती है, तो वो जब भी ये कूलिंग करता है, मतलब सिस्टम जब ठंडा होता है, बाहरी हवा पानी बनता है पाइप के भीतर ही, अब पानी बन करके फिर बर्फ़ बनेगा और बर्फ़ बन करके किसी न किसी पाइप के भीतर जम जाएगा, जिससे जो गैस इस दौड़नी चाहिए वो क्या होती है, दौड़ नहीं पाती है, बर्फ़ के कारण रुक जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं मॉइस्चर चोक। तो ये सर्दी वाले मौसम में ये वाला सिस्टम न करें तो बेहतर होगा। मतलब लीकेज टेस्ट करने के लिए बाहर की हवा न डालें, डालिए हवा डालिए, लेकिन बाहरी हवा नहीं। एक आता है इसके लिए नाइट्रोजन गैस आता है। उस नाइट्रोजन गैस का जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर से डायरेक्ट इसमें प्रेशर भर दीजिए और उससे जो है कि इसका लीकेज चेक कर सकते हैं। जो फ्लशिंग वाला काम है वो भी यदि आप नाइट्रोजन से करते हैं तो बेहतर होगा। इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि लीकेज टेस्ट करने के लिए या फ्लश करने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको आंसर में यही बताना है कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आपको हमने पूरा सिस्टम को बता दिया कि किस तरीके से आपका लीकेज चेक होगा। ठीक है, अब जो है हम आ जाते हैं वैक्यूम करने पर। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं ये फील्ड में बहुत कम की जाती है, लेकिन वैक्यूम करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा और चौथा नंबर का काम एकदम ज़रूरी होता है। इसको किए बिना आपका सिस्टम में गैस चार्ज नहीं हो पाएगा। फ्लश करना और लीकेज चेक करना तभी आप कीजिएगा। फ्लश कब करते हैं, जब सिस्टम में चोक होता है।
चोक का मतलब सिस्टम में यदि कचरा भर गया है तो ऐसी स्थिति में फ्लश करना पड़ता है, और लीकेज यदि हो गया है तो उस समय लीकेज टेस्टिंग का भी काम किया जाता है। लेकिन ये दोनों यदि नहीं हुए हैं, यदि आपको गैस भरना है, किसी का और कारणवश गैस भरना है, हम बताएंगे, एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम ये बताएंगे कि गैस किन किन कारणों की वजह से सिस्टम में भरना पड़ता है। अब वैक्यूम करने वाली प्रक्रिया पर आते हैं और वैक्यूम कैसे की जाती है उसको समझते हैं। देखिए, ये वाली जो पाइप है डीएल से निकाल करके, यहाँ से डीएल है, ये डीएल रहने दीजिए, सॉरी, एसएल पर लगा देते हैं। ये जो है कि जो बंद अभी हमने किया था इसको क्या करेंगे, खुला कर देंगे, खोल देंगे। खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा, लेकिन ये बंद रहेगा। ये सुई जैसे आपने हवा निकाला है, ये सुई क्या हो जाएगी, 0 पर चली जाती है। लेकिन अब ये जो कंप्रेसर बंद किए हैं आप, इसको क्या करना है, ऑन करना है। वैक्यूम की प्रक्रिया की जा रही है। देखिएगा क्या करना होता है इसमें। ये जो गेज है, गेज को कंपाउंड गेज कहते हैं। कंपाउंड गेज का मतलब ये है कि इसमें सुई जो है 0 से ऊपर भी जाएगा और 0 से नीचे भी जाएगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने मैनीफोल्ड वाल्व पर दोनों ही कंपाउंड गेज ही लगाएं, दोनों तरफ कंपाउंड गेज लगाएं, अलग अलग रेंज के लगाएं। जैसे इसमें 500 का लगा दिया तो इसमें 250 रेंज का लगा दीजिए, ठीक है। तो कुल मिला करके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 500 अथवा 800 रेंज वाला जो होता है फ्रिज एसी के अंदर गैस चार्ज करने के लिए आता है, और यदि आप फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं तो वो 250 रेंज वाला जो है कि आपका कंपाउंड गेज काम करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमने एसएल में जोड़ दिया, इस कंप्रेसर को ऑन कर दिया। एसएल क्या करता है, हवा को क्या करेगा, खींचेगा। हमारा तीसरा काम होने जा रहा है वैक्यूम। अब इसमें क्या होता है, ये खींच रहा है और यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये हवा को बाहर की तरफ निकाल रहा है। शुरू में क्या करेगा, बहुत तेज हवा निकालेगा। यहाँ से ये खुला है, इस तरीके से इसके अंदर की जो भी हवा होती है यहाँ से होते हुए ये खिंचा करके ऐसे जाएगी और ऐसे अंदर जाती है और यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये लगातार 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपको ये प्रक्रिया करनी है, जिससे कि यहाँ से हवा निकलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ये जो सुई है जैसे जैसे हवा निकलती जाएगी ये -30 के तरफ चली जाएगी। जैसे ये -30 पर चली जाए और यहाँ से हवा का निकलना पूरी तरह से बंद हो जाए, फिर भी आप चाहते हैं तो 4-5 मिनट और एक्स्ट्रा चला सकते हैं। क्यों जितना बेहतर आपका वैक्यूम होगा उतना ही बेहतर जो है कि ये सिस्टम काम करेगा। वैक्यूम का मतलब ये होता है इसके अंदर जो हवा भरी थी उसको हमने खोला था तो 0 प्रेशर तक निकला। 0 प्रेशर का मतलब हमारे वातावरण में जितना प्रेशर है हवा का उतना प्रेशर तो इसके अंदर भी रह गया। तो उसी प्रेशर को जो वातावरण में हवा है उसी हवा को क्या करना है, इस पाइप से खींच करके बाहर निकालना है। और यदि उसको बाहर निकाल देंगे तो ये सुई -30 पर चली जाती है। -30 पर ही क्यों? क्योंकि हमारे जो बाहरी वातावरण का जो प्रेशर होता है वो 30 पाउंड के आसपास होता है। इसी वजह से उस 30 पाउंड को भी निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से खाली हो जाता है। अब जैसे ये खाली हो जाएगा इसको क्या करना है, बंद कर देना है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है, बंद कर देना है। ये भी बंद है, ये भी बंद है, और तुरंत कंप्रेसर को भी फिर बंद करके बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद अब कंप्रेसर का काम खत्म। इसको जैसे ही खोलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस पाइप को खोला गया ये क्या कर रहा है, इसमें वैक्यूम था तो उस वैक्यूम को स्थान को कवर करने के लिए बाहर की हवा घुस जाएगी। लेकिन घुस के जाएगी कहाँ, यहाँ बीच में ही आएगी। थोड़ा सा इसमें देखिए,
यदि ये सुई -30 पर चली गई है और इसको हम कंप्रेसर पर जोड़े हुए थे, जैसे ही खोलेंगे तो इस पूरे काले वाले पाइप में घुस के हवा कहाँ तक आएगी, इसके बीच वाले में यहाँ पर आ जाती है, मतलब इस बीच वाले में आ जाएगी। अब उस बीच वाले हवा को भी हमें निकालना होता है, लेकिन उसको कैसे निकालेंगे तो उस चीज़ के लिए भी आपको देखना होगा, ध्यान से समझना होगा। इस कंप्रेसर को यहाँ से अब हटा दिया जाएगा। एयर अंदर का पूरा खाली हो गया, हवा यहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे, चौथी प्रक्रिया करेंगे गैस चार्ज करने की। जो मेन प्रक्रिया है अब होगी, जो गैस चार्ज करना था वो अब किया जाएगा। गैस चार्ज करने के लिए हम यहाँ पर एक सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर पे ये चूड़ीदार भाग बना होता है और यहाँ पर एक हैंडल भी बना होता है कुछ इस तरीके से। और ये जो पाइप है डायरेक्ट अब हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखिए ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, लेकिन इसको अभी हम क्या करेंगे, खोलेंगे, ओपन करेंगे, खोल दिया जाएगा। अब इसमें जो है एसी के अंदर आज के समय में कौन कौन सी गैस चार्ज की जा रही है। ज़्यादातर अभी तो आपको पुरानी एसी जो मिलेगी R22 या फिर R290 मिलेगा, R290 या फिर R32 मिलेगा या फिर R410 मिलेगा। समझ लीजिएगा ये 4 गैस है, इन चारों में से कोई एक गैस इसमें हो सकता है। अब इन चारों का अलग अलग प्रेशर होता है। यदि R22 है तो इसका 60 से 65 PSI जो है कि प्रेशर होना चाहिए। 290 है तो इसका भी उतना ही होना चाहिए। R32 है तो 110 से 120 पाउंड तक जो है कि इसका प्रेशर होना चाहिए। R410 है तो इसका भी सेम यही होना चाहिए। मतलब ये दोनों जो है एक सेम प्रेशर के हैं और ये दोनों सेम प्रेशर के हैं। आजकल जो है सबसे ज़्यादा R32 और R410 मिल रहा है और वो भी हाई प्रेशर की गैस है। ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैस होती है और ये जो है कि अज्वलनशील है। नॉर्मल प्रेशर होता है लेकिन इसका सीधे ही डबल प्रेशर इसका होता है। तो खतरा आपको 32 और 410 में है। R22 को बंद कर दिया गया है। आज के समय में नई एसी में R22 आपको नहीं मिलेगा। पुरानी जो एसी थी उसके अंदर आ रही है। अभी भी गैस मार्केट में आपको मिल जाएगी, लेकिन वो जो है कि अब नई तरह से जो एसी बन रही है उसमें R22 नहीं डाला जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि R22 एक ऐसी गैस है जिसको शोधकर्ताओं ने खोज किया तो पता चला कि जो ओजोन लेयर है उसको ये नुकसान पहुंचा रही है। तो इस वजह से R22 के प्रेशर मतलब R22 के जो भी सिस्टम आ रहे थे उनको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन अभी जो पुराने सिस्टम है उनके लिए R22 मार्केट में मिल रहा है। 8 से 10 बरस के बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। 32 410 जो है कि हमेशा चलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर है। देखिए हमारे पास भी एक सिलेंडर है, इस तरीके का एक सिलेंडर मिलेगा आपको मार्केट से। आपको ये R22 का सिलेंडर है। अलग से आपको सिलेंडर लेना है तो वो भी मिल जाएगा। इसके ऊपर एक अलग से ये वाल्व लगता है, यहाँ पर इसको आराम से इसको कस दिया जाएगा। ये वाल्व अलग से कसा जाता है। इसमें जो है ना, इसको जब भी आप इसको टाइट कीजिएगा तो इसमें से एक पिन जाती है और उसमें भी एक पिन रहता है। इस पिन को वो पिन क्या करती है, दबाती है, जिससे इसमें अभी गैस नहीं है। गैस रहता तो यहाँ से क्या होता है, जैसे हम इसको कस रहे हैं, देखिए बहुत थोड़ा सा गैस है, तो इसको जैसे आप कसिएगा ना तो इसमें से गैस यदि रहेगा तो वो निकलेगा। और इसको कस करके क्या करना है, वही कर रहे हैं कि ओपन करना है। तो इसका गैस क्या होगा, निकल करके आ जाएगा बीच में। अब जब बीच में आया है इसका गैस, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था, बाहर की हवा भी थी और उसी में गैस भी आ गया। यदि हम इस वाले को ओपन करते हैं तो वो हवा के साथ गैस इस पूरे सिस्टम में चली जाएगी। लेकिन वैसा अभी हमको करना नहीं है। क्या करना है, इस वाले को ओपन करना है।
ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो इधर से जो गैस आई हुई है हवा के साथ, वो यहाँ से होता हुआ यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। जब निकल जाएगा थोड़ी बहुत मात्रा में गैस निकालिएगा, जिससे क्या होता है गैस के साथ हवा भी निकल जाती है। जैसे निकल जाता है तुरंत इसको क्या करना है, बंद कर देना है। बंद कर दीजिए। अब क्या करिए, अब ये वाले वाल्व के साथ आप एक्टिव हो जाइए। बंद भी करना है और खोलना भी है, बंद भी करना है, खोलना भी है। कब बंद करना है, कब खोलना है, उसी चीज़ को आपको समझना है। गैस चार्जिंग में यही प्रक्रिया जो है कि मुख्य होती है। अब जैसे आपने इसको क्या किया, बंद किया, -30 पर था। जैसे ही खोलेंगे इधर से गैस आके इसमें रुकी हुई है, जैसे ही खोलिएगा ऐसे इधर से पूरा सिस्टम में गैस जाएगी, अंदर जाएगा। अभी कंप्रेसर को आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं और चाहे तो चालू कर सकते हैं। इसको देखिए, बंद करने के बाद इसको चालू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस कंप्रेसर को आप ऑन कर लीजिए, ठीक है। कंप्रेसर को जैसे ही ऑन करेंगे आप इसको खोलिए, ठीक है। इसको जैसे ही खोलेंगे इसमें से जो गैस है ये -30 पर सुई है, इतना प्रेशर में ये जाता है गैस कि ये सुई जो है कि 200 पर तक चली जाएगी, 150-200 तक जाएगी। और जैसे ही आप बंद करते हैं वापस अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। कहने का मतलब जैसे आप खोलिएगा तो इधर से प्रेशर बहुत तेज़ी में जा रहा था तो सुई को ढकेल करके ऊपर तक ले जाता है, लेकिन जैसे आप बंद करते हैं अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। अब जो है इधर से जैसे आपने खोला, आप इसको खोलिए 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए खोल दीजिए। 10 सेकंड के लिए आपने खोला, जो भी गैस था इधर से क्या हुआ, इसमें ऐसे कंप्रेसर के अंदर से हो करके इधर से सिस्टम में घूमता हुआ गया और फिर वापस इसको बंद कर देना है। जैसे बंद कर दीजिएगा ना तो ये सुई जो -30 पर थी, पहले तो ये खोलेंगे तो ये पहले 150-200 तक चली जाएगी, लेकिन जब जैसे ही आप बंद करेंगे तो -30 कुछ ना कुछ तो गैस चला ही गया, तो -30 से -20 तक या -10 तक ऐसे जो है कि ये सुई चली जाएगी, ऊपर जाएगी। अब 10 सेकंड तक खोलना है, फिर बंद करना है। कितने मिनट तक बंद करना है, तो न्यूनतम आप 2 से लेकर के 5 मिनट तक बंद कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, मिनट, 2 से 5 मिनट तक इसको आप बंद कर सकते हैं। बंद करने का अनलिमिटेड समय है, लेकिन न्यूनतम समय आप 2 से 5 मिनट तक बंद रखिए और फिर जो है कि इसको खोलिए 10 सेकंड के लिए। जैसे 10 सेकंड के लिए खोलते हैं फिर से इसमें गैस जाएगा अंदर और इसमें सिस्टम में भराएगा। ये सुई जो है अब मान लेते हैं कि 0 पर आ गया, क्लियर। फिर 2 से 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट रुकने के बाद फिर से खोलिए, फिर अब ये सुई जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगी, क्लियर। अब ये बंद करना खोलना एक ही बार खोल के क्यों नहीं चढ़ा दे रहे, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा भी मन में आपका सवाल आ रहा होगा। यदि आप बिल्कुल नए हैं तो आप नए सिरे से आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। हम बताएंगे कि बंद क्यों किया जा रहा है, क्यों खोला जा रहा है। देखिए, जैसे आप इसको खोल रहे हैं तो इधर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वो गैस कंप्रेसर के अंदर जा रही है और कंप्रेसर क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। और खींच रहा है तो उसका जो घूमने वाला पार्ट्स होता है उसके ऊपर गैस का दबाव पड़ता है और वह दबाव लगातार उसको दिया जाए तो हो सकता है कि कंप्रेसर खराब हो जाए। इसी वजह से थोड़ा सा झटका दिया जाता है, फिर जो है कि थोड़ी सी दबाव देने के बाद फिर बंद कर दिया जाता है, फिर जो है कि खोला जाता है, फिर बंद किया जाता है, खोला जाता है, बंद किया जाता है। इसको खोलने बंद करने से ये जो सुई -30 पर थी अब धीरे धीरे 0 से ऊपर तक जाएगी। कितना लेकर के जाना है अब समझिए। मेन बात तो यही है कि सुई जो ऊपर जा रही है उसको कितना तक पहुंचाया जाए कि हमारा सिस्टम सही से काम करेगा। तो यदि आपके सिस्टम में ये R22 भरना है तो 60 से 65 R200 90 भरना है तो भी 60 से 65 पाउंड तक पहुंचाना है। मतलब ये जो सुई है 60 से 65 पाउंड तक पहुंचाना है। यदि R32 भरना है तो 110 से 120 पाउंड तक प्रेशर इसके अंदर जाना चाहिए, क्लियर।
R410 भरना है तो भी 110 से 120 तक सुई ले जानी चाहिए। ऐसे ही खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। एक ही बार खोल करके गैस को नहीं चढ़ा देना है। यदि आप एक ही बार खोल करके चढ़ा देते हैं तो इधर से जो गैस का प्रेशर होता है कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा दबाव बनाएगा, जिससे कंप्रेसर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि आप इसको धीरे धीरे, सभी लोग पूरे टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसी तरह से धीरे धीरे गैस खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये गैस चार्जिंग वाली जो विधि है, जो प्रक्रिया है, समझ में आ गई होगी। यही 4 गैस हैं, चारों गैसों का हमने प्रेशर यहाँ पर बता दिया। ये जो प्रेशर अभी चल रहा है, इस प्रेशर को या तो बैक प्रेशर कहते हैं या फिर रनिंग प्रेशर कहते हैं। दोनों में से कोई एक प्रेशर कहा जाता है, या तो बैक प्रेशर कहिए या फिर रनिंग प्रेशर कहिए, या एक और प्रेशर इसी को कहते हैं सक्शन प्रेशर। कुछ भी, कोई भी यदि पूछे इन तो तीनों में से कुछ भी कोई नाम बता दीजिए, सही रहेगा। ये कौन सा प्रेशर, अभी R22 है तो कितना प्रेशर होना चाहिए, 60 से 65। ये कौन सा प्रेशर है, बैक प्रेशर है, चाहे रनिंग प्रेशर है, चाहे सक्शन प्रेशर है। यही तीनों में से कोई एक प्रेशर है। हमेशा ये वाला बंद रहेगा, ये हमेशा खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा। कंट्रोलिंग सिस्टम आपका यहाँ से कर लीजिए, या फिर इसी को आप ओपन कर दीजिए, यहीं से कंट्रोलिंग कीजिए, यहीं से खोलिए, बंद कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी एक जगह से आपको खोलना बंद करना है। खोलना है 10 सेकंड, बंद करना है 2 से 5 मिनट के बीच में। तो ये प्रक्रिया आपका गैस चार्जिंग तक कंप्लीट हो गया, और यहीं तक पूरा जो है कि आपका सिस्टम में गैस जो है कि चार्ज हो जाता है, और हमारा जो सिस्टम है सही तरीके से ठंडा करने लग जाता है। ऐसी स्थिति में आपको यह ध्यान देना चाहिए कि इधर का जो कंडेंसर है वो गर्म होना चाहिए, एवापोरेटर की पूरी जो लाइनें होती है वो ठंडी होनी चाहिए। तो यदि ऐसा सारा सिस्टम हो रहा है, ऐसा सब कुछ ऐसा चल रहा है, तो समझ जाइए कि सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये सुई आपकी लगातार ऊपर, जैसे आप गैस भर रहे हैं, लगातार ऊपर के तरफ उठ रही है, तो समझिए कि ठीक ठाक है, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मान लेते हैं कि आपका गैस चार्ज कर रहे हैं, इस समय भी समस्याएं आती है। गैस चार्ज कर रहे हैं, सुई ऊपर गई, मान लेते हैं 60-65 पर गई, और अचानक से फिर नीचे के तरफ आने लग गई, तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम अब कहीं से न कहीं से चोक हो गया, मतलब रास्ता कहीं से न कहीं से बंद हो गया। अब गैस भरना बेकार है, फिर से पूरा गैस निकालना पड़ेगा, और फिर से बढ़िया से वैक्यूम करके फिर से गैस डालना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं गैस चार्जिंग करते समय आती है, और ये समस्याएं अक्सर नमी वाले मौसम में आती है, मतलब बरसात के मौसम में, या फिर जाड़े के मौसम में, मतलब सर्दी के मौसम में। अब देखिए 5वां जो प्रक्रिया है, पिंच करना। ये तो एसी में एकदम ना के बराबर होता है, मतलब करना ही नहीं है आपको। यदि आपने ये लगा दिया है, ये वाला वाल्व लगा दिया है NRV, नॉन रिटर्न वाल्व, या इसी को पिन वाल्व कहते हैं, या इसी को चार्जिंग वाल्व कहते हैं, तो कुछ भी कहिए। यदि आपने ये वाला पिन वाल्व लगा दिया है या NRV लगा दिया है, तो ये पिंच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये करना खतरनाक होता है। यदि ये दोनों गैसें हैं तब तो ठीक है, आप पिंच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिंचिंग जो टूल होते हैं, आपको यहाँ से पाइप को दबाना होता है, दबा करके यहाँ से सिस्टम को काट लीजिए, पाइप को काट के उसको वेल्डिंग कर दीजिए। लेकिन यदि ये गैस है या फिर ये गैस है, तो यदि आप उसको पिंच करते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है, विस्फोट होने का खतरा रहता है। ये ज्वलनशील होते हैं, बहुत तेज आग पकड़ते हैं। जैसे LPG सिलेंडर का गैस होता है ना, उसी तरीके से यह भी बहुत तेज गैस आग पकड़ते हैं। तो ये भी रहे तो आप पिंच करने वाला काम न करें, तो इसी वजह से हम इसको हटा देते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ से ये वाला जो चूड़ी वाला वाल्व है, इसको आप खोलिएगा, तो जो इसके अंदर पिन वाला चला गया था, अंदर गया था, जिसके वजह से इसका रास्ता खुला था, जैसे ही इसको निकाला जाएगा वो बाहर आएगा और रास्ते को बंद कर देगा। मतलब जो गैस अंदर चली गई है वो अंदर चली गई। अब गैस को निकालना होगा तो पिन को दबाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ से ये पूरा सिस्टम हमारा यहाँ से हट जाएगा, और पूरा जो है कि हमारा जो
एसी है, एसी के अंदर गैस अब पूरे जिस तरीके से चार्ज करना था पूरा सिस्टमेटिक ढंग से हमने गैस चार्जिंग की प्रक्रिया आप लोगों को पूरा बता दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और यही वीडियो सबसे लंबी होगी, मैनेज कीजिएगा आप पूरा। यदि आप देखते हैं तो यदि आप नए हैं बिल्कुल तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।